हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में जैसा कि आप देख रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सवाल उठता है क्यों? जैसे देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो है ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि दो बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों बॉन्डों को हमें तोड़ना है। एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद स्टेबिलिटी मिलती है और एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो रिएक्टेंट साइड में CH बॉन्ड है, ठीक है, और टूटने के बाद जो है उधर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो स्वाभाविक बात है, यदि बॉन्ड को टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्टेबल है, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तुरंत बदलना चाहेगा। और यदि मान लो आप एक ऐसे बॉन्ड को तोड़ रहे हो और तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अनस्टेबल है, कहने का मतलब है कि उसका रिएक्टेंट से भी स्टेबिलिटी कम हो गया। तो हर हमेशा ध्यान रखिए, रिएक्शन जो है स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्टेबिलिटी के लिए मतलब अगर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा तभी वो रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल उठता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अब देखिए, एक ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ने के बाद स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में बदलना नहीं चाहेगा, मतलब वो टूटना नहीं चाहेगा। तो टूटना नहीं चाहेगा इसका मतलब आप उसको ज़बरदस्ती तोड़ना चाहते हो, तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका स्टेबिलिटी कम होगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला नंबर आप क्या करें, जहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए और रिमूव करने के बाद आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। अब आपको देखना है कि कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है। जो फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो उसको, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा। और जो फ्री रेडिकल बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल मतलब ना के बराबर होगी, मतलब लेस स्टेबल होगा, तो वैसी स्थिति में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में हम जो लोग जानते हैं कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड दिया हुआ है, इसको मैं अगर दोबारा बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर CH2 दिख रहा है। ठीक है, मैं यहीं पर क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कलर से बना देता हूँ। एक तो ये है, ठीक, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको हमने जो है, अब इसका नामकरण अगर कर दें, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोला जा रहा है, नहीं इसको 3 बोला जा रहा है और इसको 2 बोला जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है तीनों CH बॉन्ड को अलग अलग नाम से दे दिया गया, एक को 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 नंबर का जो बॉन्ड था, CH बॉन्ड था, वो देखिए 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है। क्या है ये बच्चों? ये है 2 डिग्री का फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो है वो देखिए 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो 3 नंबर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे? 1 से और फिर 2 से। मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर CH बॉन्ड जो है ना, CH बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन के टूटने के बाद जो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री का होगा, और 3 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम बोलेंगे 3 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर देखिए यहाँ पर जो 1 जिसको बोला गया है, वो CH बॉन्ड जब टूटेगा तो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसका मतलब 1 वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टेबल है, और फिर जो है 2 है। ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। तो
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो BDE जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 greater than 1 greater than 3। तो ये हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते हैं और कार्बन आयंस मतलब एनायन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एनायन बना लिया। अब देखिए इन चारों में से ये थर्ड वाला जो है इसमें देखिए यहाँ पर -m इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये NO2 जो है यहाँ पर क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। फिर देखिए यहाँ से ये रिंग जो है, ये रिंग के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है इधर से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर -I इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये CH2 ग्रुप है और ये भी CH2 ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये +I इफेक्ट लगा रहा है। तो अगर हम एनायन के स्टेबिलिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होता है -M -I, वो क्या करता है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, -M इफेक्ट लग रहा है। फिर 1 का होगा क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, 2 का सबसे कम होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें उल्टा -I लगने के बजाय +I लग रहा है। और फिर इसमें देखिए 4 में जो है रेजोनेंस से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। देखिए 83 में कहता है रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एसिडिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर O- बना दीजिए, यहाँ भी O- बना दीजिए और यहाँ पर भी O- बना दीजिए। ठीक है, थर्ड में देखिए 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है और वो भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी -M, यहाँ पर भी -M और यहाँ पर भी -M इफेक्ट लग रहा है। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट में जो है 3 क्लोरीन है और हम जानते हैं बेंजीन के साथ क्लोरीन जो है वो -I इफेक्ट देता है। तो यहाँ भी -I, यहाँ भी -I। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेकेंड में 3 ग्रुप CH3 लगा हुआ है और ये जो है +I देता है, नहीं ऑर्थो पैरा पर है तो ये +I नहीं, प्लस का हाइपर कंजुगेशन देगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा पर है तो हाइपर कंजुगेशन देगा। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मिल गए। तो अब सोचिए कि एनायन को स्टेबिलिटी कैसे मिलता है। एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है -I -M के द्वारा। -M के द्वारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। तो इसका मतलब अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है -M के कारण, फिर 1 है -I के कारण, और फिर 2 तो बिल्कुल बर्बाद ही है, तो 2 हो जाएगा। तो बताइए 3, 1, 2। ठीक है, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 3, 1, 2 जो है 3, 1, 2 देखिए डी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे 84 के बारे में। 84 में भी देखिए वैसे ही लार्जेस्ट pKa वैल्यू पूछा है। तो pKa और Ka में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही K वैल्यू निकालना है। तो K वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ भी एनायन बना दीजिए, यहाँ भी एनायन बना दीजिए, यहाँ भी एनायन बना दीजिए और यहाँ भी एनायन बना दीजिए। अब देखिए NO2 क्या करेगा, -M, और ये CN क्या करता है, ये भी -M। लेकिन NO2 और CN में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की क्षमता अगर देखी जाए तो इसके NO2 के पास जो है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। ठीक है, तो इसके पास मोर -M है। तो K जो है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करेंगे, K वैल्यू जो है वो B का सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसका मिलेगा, D का मिलेगा, क्योंकि इसमें भी -M मिल रहा है। अब यहाँ पर A में देखिए क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, फिर A हो जाएगा और फिर A के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो बताइए pKa वैल्यू क्या हो जाएगा, pK वैल्यू B का सबसे कम, फिर D, फिर A और फिर C। तो इसमें बोलता है लार्जेस्ट pKa वैल्यू। तो लार्जेस्ट pKa वैल्यू किसका हो गया, C का हो गया। ठीक है, C का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि बताइए इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखा जाए तो देखिए हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ दिया है। ठीक है, हर हमेशा ध्यान रखिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम का मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड में आइए, सेकेंड में देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। तो बॉन्ड जैसे ही खुलेगा तो देखिए OH बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो है सी को देखिए, सी के बारे में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि इधर देखिए ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया है, कार्बन से जोड़ दिया है, तो एटम का मूवमेंट हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसको भी पहचान सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है।